बच्चों, अब बात आती है सिल्वर वेडिंग के प्रश्नोत्तर की। तो जो वेतान पुस्तक है, इस वेतान पुस्तक से जो भी प्रश्न आते हैं वो विस्तृत उत्तरी आते हैं और आपकी पुस्तक में विस्तृत उत्तरी भी प्रश्न हैं और सामान्य उत्तर वाले भी हैं जो 50-75 शब्द के होते हैं और विस्तृत उत्तरी जो शब्द होते हैं उनको कम से कम 150 शब्दों में लिखना होता है। 5 नंबर का प्रश्न आता है वेतान से और इसलिए 2 प्रश्न आता है, 3 प्रश्न आता है 15 नंबर का, 5 नंबर का 3 प्रश्न आता है। तो इसके लिए पूरी कहानी का अच्छी तरह से पता होना जरूरी है। जब कहानी पता होती है अच्छी तरीके से तभी उन प्रश्नों का सही तरीके से प्रश्न के हिसाब से उसका उत्तर सोच समझकर दिया जाता है। मैं आज सिल्वर वेडिंग के पाठ्य पुस्तक में जो भी पीछे प्रश्न दिए हुए हैं मैं उनका उत्तर एक एक करके इस वीडियो के माध्यम से दे रहा हूं और जो विस्तृत उत्तरी प्रश्न हैं उनको भी मैं विस्तार से उसका देने का प्रयास करूंगा। तो इस सिल्वर वेडिंग पाठ में जो पहला प्रश्न है, यशोधर बाबू की पत्नी समय के साथ ढल सकने में सफल होती है लेकिन यशोधर बाबू असफल रहते हैं, ऐसा क्यों होता है? इस तरह का प्रश्न सीबीएसई बोर्ड में इस तरह से भी आ सकता है कि सिल्वर वेडिंग कहानी के आधार पर बताइए कि यशोधर बाबू समय के हिसाब से क्यों नहीं ढल पाए। तो यहाँ पे जो प्रश्न का उत्तर है वो कहानी पर एक पूरा कहते हैं कि दृष्टिपात करना पड़ेगा। यशोधर बाबू नहीं ढल पाते लेकिन उनकी पत्नी ढल जाती। यशोधर बाबू पीढ़ी अंतराल के जेनरेशन गैप से के शिकार हैं और उनकी सबसे बड़ी समस्या यही है कि वो अपने को बदल नहीं पाते, समय के हिसाब से अपने को ढाल नहीं पाते, परिस्थितियों के हिसाब से और भौतिक संसाधन जो बदल रहे हैं उसके हिसाब से खुद को समायोजित नहीं कर पाते। इसका कारण क्या है? तो इसका कारण उनके कहीं न कहीं पालन पोषण में है, उनके उन परिस्थितियों में है जिसकी वजह से वो अपने नियम सिद्धांतों को ही अपना सबसे बड़ा गुरु, अपना सबसे बड़ा मार्ग निर्देशक बना लेते हैं। यशोधर बाबू के बचपन में ही उनके माता पिता मर गए थे, देहांत हो गया था और उनका पालन पोषण विषम स्थितियों में हुआ और उनकी बुआ के यहाँ उनका पालन पोषण संपन्न हुआ। जब थोड़ा बड़े हुए तो वो किशन दा के संपर्क में आए और किशन दा खुद एक अविवाहित व्यक्ति थे और जिन नियम सिद्धांतों और आदर्शों को मानते थे किशन दा, वही नियम सिद्धांत और आदर्श इनके जीवन में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हो गए। न उनके बुआ के साथ उनका बचपन बीता और किशन दा के साथ उनकी किशोरावस्था और युवावस्था भी थी। तो उनके संपूर्ण जीवन का अधिकांश भाग ऐसे लोगों के संपर्क में बीता, ऐसे परिवेश में बीता जो पारिवारिक सुख से वंचित थे, जो कहीं न कहीं उन पारिवारिक सिद्धांतों और खुशियों से दूर थे जो एक गृहस्थ जीवन में होता है। उन शुष्क जीवन जीना, केवल नियम सिद्धांतों के कोरे
रेगिस्तान को अपना आदर्श बना लेना, क्योंकि उनकी बुआ का भी जीवन ऐसा ही था और किशनदा का भी जीवन ऐसा था। इसलिए बदलते समय के साथ यशोधर बाबू अपने को बदल नहीं पाए, क्योंकि उनके अवचेतन मन में किशनदा का व्यक्तित्व, चरित्र, सिद्धांत और विचार उनके डीएनए में, उनके अवचेतन मस्तिष्क में पूरी तरह अवस्थित हो गया था, उनकी आदत में आ चुका था, उनके सिद्धांतों में आ चुका था। इसलिए बदलती हुई परिस्थितियों के हिसाब से वो नहीं बदल पाए। और चूंकि इन आदर्शों, सिद्धांतों में ही उन्होंने अपने जीवन की खुशी ढूंढ ली। सबसे बड़ी बात तो यह है कि इसलिए नहीं बदल पाए कि किशनदा के सिद्धांतों को ही उन्होंने अपने जीवन का लक्ष्य बना लिया। दूसरी तरफ उनकी पत्नी बदलते समय के साथ अपने बेटों के हिसाब से ढल गई। कारण कि जब वो यशोधर की जिंदगी में आई तो संयुक्त परिवार में थी, और संयुक्त परिवार में उन्होंने कहीं न कहीं मजबूरी में ही यशोधर के सिद्धांतों को माना। उन जो मूल्यों को जो यशोधर अपने जीवन की खाती और पूंजी मानते थे, वो पहले भी उनकी यशोधर की पत्नी की नजर में बहुत प्रासंगिक नहीं थे। पुरातन परिवार, परंपरागत परिवार, संयुक्त परिवार की तरह तरह के बोझ, झंझट, जिम्मेदारियां, इन सब से उनकी पत्नी प्रसन्न नहीं थी। वो केवल एक मजबूरी में वो जिंदगी हो रही थी। लेकिन जैसे ही किशनदा के सिद्धांतों और विचारों के सापेक्ष एक नई पीढ़ी की विचारधारा सामने आई, उन्होंने तुरंत उन विचारों को परे करके, उन विचारों की उपेक्षा करके नए विचारों, सिद्धांतों को अपना लिया। और सबसे बड़ी बात कि वो अपने बेटे और बेटियों की खुशी में पूरी तरह शामिल हो जाया करती थी, और इसीलिए शामिल होने के लिए उनके नियमों, सिद्धांतों, संस्कारों और व्यवहार को भी अपनाना जरूरी था। इसलिए भी उनकी मां बदलते समय के साथ उन्होंने अपने को ढाल लिया, जबकि यशोधर बाबू किशनदा के सिद्धांतों को ही अपने जीवन की मूल खाती मान बैठे थे, अपने जिंदगी का आदर्श मान बैठे थे। इसीलिए वो बदलते समय के हिसाब से खुद को बदल नहीं पाए। दूसरा प्रश्न है, पाठ में जो हुआ होगा वाक्य की आप कितनी अर्थ छवियां खोज सकते हैं? ये जो प्रश्न है, इस जो हुआ होगा, यह वास्तव में जनरेशन गैप के दर्द का केंद्र बिंदु है। यह बात वह इस दर्द को व्यक्त करता है जो पीढ़ी अंतराल के फलस्वरूप एक बुजुर्ग को महसूस होता है, उसे झेलना पड़ता है। यह वाक्य इस कहानी में 2 बार उपयोग हुआ है। पहला, जब किशनदा रिटायरमेंट के बाद गांव चले जाते हैं और 1 साल पश्चात उनकी मृत्यु हो जाती है, तो उनके किसी गांव के संबंधी से यशोधर बाबू को पता चलता है कि उनकी मौत कैसे हुई। तो जब उससे पूछते हैं यशोधर बाबू की मौत कैसे हुई, तो वो कहता है कि जो हुआ होगा। अर्थात यहाँ पर जो हुआ होगा अर्थ एक अनिश्चितता की ओर संकेत करता है। अर्थात यहाँ से जब वो किशनदा गए तो बिल्कुल एकांत हो गए थे, अकेले हो गए थे। यहाँ पर जो हुआ होगा से तात्पर्य है उनकी उपेक्षा, किशनदा की उपेक्षा, पुरातन पीढ़ी की उपेक्षा, पुरातन मूल्यों की उपेक्षा। और इस उपेक्षा के कारण जो दंश झेलना पड़ता है, उसी दंश का परिणाम था किशनदा की मृत्यु। इसीलिए वो कहता है कि जो हुआ होगा, अर्थात जो हुआ होगा वह केवल किशनदा ही जानते हैं,
वह केवल किशनदाही महसूस कर किए होंगे, इसके अलावा और किसी दूसरे को नहीं पता है। अर्थात जो पहला जो हुआ होगा का अर्थ है उस पुरातन पीढ़ी और मूल्यों की उपेक्षा, और इस उपेक्षा का परिणाम किशनदा की मौत। जो दूसरा उपयोग यशोधर बाबू ने खुद अपने लिए किया है, वो जब अपनों से उन्हें उपेक्षा मिलती है तो वो अपने लिए इसका उपयोग करते हैं। वो कहते हैं कि भाऊ, सभी जन इस हुआ होगा से मरते हैं। गृहस्थ हो, ब्रह्मचारी हो, अमीर हो, गरीब हो, मरते तो इसी हुआ होगा से ही हैं। अर्थात इस हुआ होगा का अर्थ है एकांत हो जाना, उपेक्षित हो जाना, दुनिया से कट जाना, खुशियों से कट जाना और जिंदगी से कट जाना और अंत में मृत्यु को प्राप्त हो जाना। अर्थात यह जो अंत का जो हुआ होगा है, यह जनरेशन गैप की पीड़ा को अपने चरमोत्कर्ष में व्यक्त करता है। इस तरह से जो हुआ होगा जो वाक्यांश है, यह अपने आप में पीढ़ी अंतराल के समस्त दर्दों को समेटे हुए एक अनिश्चित भविष्य की ओर संकेत करता है कि बुजुर्गों का भविष्य नए परिवेश में कितना असुरक्षित और कितना पीड़ादायक है।